जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नुष्टिबिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएलएच एकेडमी को ज्वाइन कर लें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान निम्न में से कौन बन गई हैं? आपके ऑप्शन है ए बबीता फोगाट, बी पूजा ढांडा, सी गीता फोगाट और डी अंशु मलिक। तो दोस्तों याद रखें, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान अंशु मलिक बन गई हैं। दोस्तों 57 किलोग्राम में 19 वर्ष की अंशु मलिक इतिहास बनाने में सफल रही। वे इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। इससे पहले भारत की 4 महिला पहलवानों ने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है, लेकिन सभी को कांस्य पदक मिला है। दोस्तों आगे 4 महिला पहलवानों के नाम भी याद रखें और उनका वर्ष भी याद रखें। तो गीता फोगाट ने 2012 में, बबीता फोगाट ने साल 2012 में, पूजा ढांडा ने साल 2018 और विनेश फोगाट ने साल 2019 में कांस्य पदक जीता था। दोस्तों याद रखें, 2021 में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में और 19 वर्ष की हैं अंशु मलिक मात्र। और इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई है अंशु मलिक। तो आपको याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 13 और डी 13। सॉरी दोस्तों, दो ऑप्शन सेम हो गए हैं तो आप सी और डी को कंबाइंड मान लें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए हाल ही में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों पीएम मित्र पार्क 5 साल में 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थापित किए जाएंगे। ऐसे पार्कों को स्थापित करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। तो यह उसी घोषणा को पूरे करने के लिए यह 5-7 पार्क स्थापित किए जाएंगे। वैश्विक कपड़ा दिग्गजों के बराबर खड़ा करने में सॉरी दोस्तों, यह कदम भारत को वैश्विक कपड़ा दिग्गजों के बराबर खड़ा करने में मदद करेगा। पीएम मित्र माननीय प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। 5F फॉर्मूला में फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन शामिल है। दोस्तों जो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, इसका फुल फॉर्म होगा मित्र का है, आपको याद रखना है। जो कि 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। अभी इनकी कोई निर्धारित स्थान नहीं हुआ है और इसको 5F मॉडल पर स्थापित किया जाएगा। और 5F फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है, फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, यह 5F फॉर्मूला है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है ए अब्दुल राज़ाक गुरनाह, बी निर्मल वर्मा, सी टोबियास वुल्फ और डी तारानाथ शर्मा। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल राज़ाक गुरनाह को प्रदान किया गया है। दोस्तों तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल राज़ाक गुरनाह को यह सम्मान उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के चित्रण के लिए दिया गया है। उनके उपन्यास पैराडाइज को 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। दोस्तों याद रखें, उनका एक प्रमुख उपन्यास है पैराडाइज नाम से, तो उसे 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। साल 1986 के बाद से गुरनाही पहले अफ्रीकी अश्वेत हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आखिरी बार 1986 में किसे? बोले सोयंका थे जो अफ्रीकी अश्वेत थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों साथ ही वो तंजानिया के पहले नागरिक हैं जो सम्मान को हासिल कर सके हैं। तो तंजानिया के पहले नागरिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया कौन है? अब्दुल राज़ाक गुरनाह। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीकी अश्वेत को इनके अब्दुल राज़ाक गुरनाह के पहले किस अफ्रीकी अश्वेत को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको याद रखना है बोले सोयिंका,
जिनका नाम है, और इन्हें 1986 में दिया गया था। और इनकी उपन्यास पैराडाइज को कब बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो 1994 में इनके उपन्यास पैराडाइज को बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, याद रखें दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर के लिए खाद्य तेल ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन पर व्यापक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस है, ए आइजोल, बी ईटानगर, सी शिलांग और डी गुवाहाटी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में पूर्वोत्तर के लिए खाद्य तेल ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। दोस्तों खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पर एक व्यापार शिखर सम्मेलन पूर्वोत्तर के लिए तेल पाम ऑयल पाम फॉर नॉर्थ ईस्ट हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखें, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। दोस्तों याद रखें, इसकी अध्यक्षता किसने की है? ऑयल पाम फॉर नॉर्थ ईस्ट का जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पाम ऑयल, नेशनल मिशन ऑन एडाइबल ऑयल पाम एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका लक्ष्य 2025-26 तक ताड़ के तेल के साथ 6.5 लाख हेक्टेयर जोड़ना है। तो दोस्तों ताड़ के तेल पर जो अभी हमारी आयात पर निर्भरता है, उसको कम करना है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह मिशन चल रहा है, जो कि खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पाम ऑयल के नाम से चल रहा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली परियोजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है, ए दिल्ली, बी हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी केरल। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने अपनी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली HIMS परियोजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सूचना संबंध प्रबंधन प्रणाली परियोजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कार्ड प्राप्त करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड तय किया है। वयस्कों के लिए स्वास्थ्य कार्ड के लिए वोटर आईडी एकमात्र अनिवार्य दस्तावेज होगा और बच्चों को उनके माता पिता की आईडी के आधार पर स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य से GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है? आपके ऑप्शन है, ए गुजरात, बी पंजाब, सी गोवा और डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों याद रखें, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है। दोस्तों पश्चिम बंगाल यहाँ पर, ये बहरीन यहाँ पर, यहाँ से निर्यात की गई है, कोलकाता के पोर्ट के द्वारा यहाँ से निर्यात किया जाएगा। दोस्तों स्वदेशी तथा भौगोलिक पहचान, इसको GI टैग प्राप्त है, किसको? मिठाई है जो मिहिदाना, इसको GI टैग प्राप्त है। याद रखें दोस्तों, पूछा जा सकता है कि GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना किस राज्य से संबंधित है? तो आप याद रखें पश्चिम बंगाल से। तो स्वदेशी तथा भौगोलिक पहचान GI टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के एक प्रयत्न के रूप में पश्चिम बंगाल के बर्धमान से सोर्स की गई मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई है। दोस्तों अनूठी मिठाई मिहिदाना की किस्त कोलकाता की एपिडा पंजीकृत मेसर्स DM एंटरप्राइजेस द्वारा निर्यात तथा बहरीन के अल जजीरा ग्रुप द्वारा आयात की गई है। दोस्तों नजर डालेंगे हम पश्चिम बंगाल की तरफ, तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इस मैप में पश्चिम बंगाल यह है जो बांग्लादेश की साइड से आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ऊपर तक गया, जो सिक्किम, नेपाल, भूटान, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से सीमा साझा कर रहा है, यह पश्चिम बंगाल है। इसको अगर हम जूम करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर नीचे उड़ीसा से, फिर यहाँ पर झारखंड से, पश्चिम बिहार से, नेपाल से, यहाँ पर सिक्किम, भूटान और असम से सीमा साझा करता है। 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं इसकी, एक नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। साथ ही बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा भी इसकी बनती है। देखेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल को समझेंगे, पहली बार इसको शायद बहुत लंबे समय बाद हम पढ़ रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों बहुत केयरफुली बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। दोस्तों पड़ोसी राज्य देखें अगर तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा इसके पड़ोसी राज्य तथा नेपाल, भूटान और
बांग्लादेश से है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यहाँ का प्रमुख पश्चिम बंगाल का त्योहार देखें अगर प्रमुख, तो दही चूड़ा महोत्सव यहाँ का प्रमुख त्योहार है। साथ ही दुर्गा पूजा यहाँ की विश्व भर प्रसिद्ध है। नदियां देखें तो हुगली, तीस्ता, जलदका, रूपनारायण, गंगा, भागीरथी, दामोदर, मयूराक्षी आदि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों झीलें देखें अगर तो मोती झील और रविंद्र सरोवर यहाँ के प्रमुख दो झीलें हैं। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान देखें तो गौरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल के अन्य तथ्य देखें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल भारत में जूट और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रखें दोस्तों, जूट और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कोलकाता भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर है। भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन है? तो बॉम्बे। याद रखें, मुंबई भारत का सबसे बड़ा महानगर है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री, सौर पेड़, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMERE की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। तो याद रखें दोस्तों, विश्व का, ना कि भारत अकेले का नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है जो कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। बंगाल में देश का पहला टायर पार्क बनेगा। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क बनेगा। याद रखें दोस्तों, देश के पहले या प्रमुख परियोजनाएं ही आपको बताई जाती हैं इस सेशन में। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में लाइब्रेरी ऑन बोट का शुभारंभ किया गया। दोस्तों ये लास्ट की दोनों लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और पश्चिम बंगाल में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी शुरू की गई। दोस्तों याद रखें, दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी बच्चों के लिए कहां शुरू की गई? तो पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता में लाइब्रेरी ऑन बोट का शुभारंभ किया गया। आगे देखेंगे दोस्तों तो ममता बनर्जी ने नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद किया है। दोस्तों याद रखें, माजेरहाट ब्रिज का नया नाम क्या है? जय हिंद ब्रिज। दोस्तों कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस पर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। आगे देखें तो देश में पहली बार अनुच्छेद 324 का प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यह बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। देश में पहली बार अनुच्छेद 324 का प्रयोग पश्चिम बंगाल में हुआ। पहला फैक्ट यहीं से याद रखना, अनुच्छेद 324 का प्रयोग कब कहां हुआ? पहली बार पश्चिम बंगाल में। इस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और एवं नियंत्रण की शक्तियां चुनाव आयोग के पास हैं। पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा के कारण चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 का प्रयोग करते हुए चुनाव प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों याद रखें, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से, और यह इसके तहत चुनाव आयोग चुनाव प्रसार पर प्रतिबंध लगा सकता है। पश्चिम बंगाल की दो योजनाएं, यह दोनों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उत्कर्ष बांग्ला, शायद बांग्ला पश्चिम बंगाल लगा हुआ है तो ना पूछे, लेकिन यह जो सबुज साथी है यह पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इन दोनों योजनाओं ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची इमारत का दर्जा 65 मंजिली इमारत द 42 को प्राप्त है। यह कोलकाता में स्थित है। दोस्तों याद रखें, द 42 वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची इमारत है। इसके पहले यह मुंबई शहर को दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब यह कोलकाता शहर को दर्जा प्राप्त है, जहां भारत की सबसे ऊंची इमारत स्थित है। भारत का पहला तैरता बाजार कोलकाता में खुला, यह भी याद रखें दोस्तों। और कोलकाता ने भारत की पहली बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। तो दोस्तों भारत की पहली बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू किसने की? कोलकाता ने। कोलकाता पत्तन का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और आई थिंक यह आ चुका है अभी एसएससी के जो CHSL या CGL के एग्जाम चल रहे थे उसमें यह क्वेश्चन देखने को मिला है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन किस पत्तन का, मतलब किस पोर्ट का नया नाम है? तो याद रखें, कोलकाता पोर्ट का नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। दोस्तों देश की पहली अंडर वाटर टनल कोलकाता में हुगली नदी में 36 मीटर गहराई में बनाई गई है। तो दोस्तों देश की पहली अंडर वाटर टनल किस नदी पर? हुगली नदी पर। और कहां? तो कोलकाता में बनाई गई है, जिसकी गहराई 36 मीटर है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेशा और रूस के दमित्री मुराटोव को वर्ष 2021 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए साहित्य, बी शांति, सी चिकित्सा और डी अर्थशास्त्र।
तो दोस्तों याद रखें, फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेशा और रूस के दमित्री मुराटेव को वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मारिया रेशा न्यूज साइट रेपलर की को फाउंडर हैं। फिलीपींस में सत्तावादी ताकतों के बढ़ते अत्याचार, हिंसा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। वहीं दिमित्री मुराटोव ने स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाजा गजेता निकाला था। उन्होंने रूस में फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा के लिए दशकों तक काम किया है। दोस्तों दोनों के देशों के नाम याद रखें। पत्रकार मारिया रेशा कहां से हैं, तो फिलीपींस से, तथा पत्रकार दिमित्री मुराटोव कहां से हैं, तो यह रूस से, जिन दोनों को 2021 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए विश्व ईमेल दिवस, बी विश्व दूरसंचार दिवस, सी विश्व डाक दिवस और डी विश्व विज्ञान दिवस। तो दोस्तों याद रखें, 9 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, अगर आपसे विश्व डाक दिवस पूछा जाता है तो 9 अक्टूबर, तथा राष्ट्रीय डाक दिवस पूछा जाता है तो याद रखें 10 अक्टूबर। भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को, जबकि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। आज के ही दिन 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। दोस्तों याद रखें, 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी वजह से विश्व डाक दिवस मनाने के लिए यह दिन चुना गया 1969 में। अब यह दिन कब चुना गया और इस दिन की शुरुआत कहां से होती, तो याद रखें 1969 में जापान के टोक्यो शहर में आयोजित सम्मेलन में विश्व डाक दिवस के रूप में इसी दिन को चयन किए जाने की घोषणा की गई। 1 जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बनने वाला भारत पहला एशियाई देश था। तो दोस्तों याद रखें, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बनने वाला पहला देश कौन सा है? पहला एशियाई देश कौन सा है? तो वह भारत है। और यह कब? तो 1876 में भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इस वर्ष भारत की कितनी कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई हैं? आपके ऑप्शन है, ए 12, बी 28 कंपनियां, सी 32 कंपनियां और डी 45 कंपनियां। तो दोस्तों याद रखें, इस वर्ष मतलब 2021 में भारत की 28 कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई हैं। दोस्तों इस वर्ष भारत की 28 कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई हैं जिनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक है। दोस्तों यूनिकॉर्न क्लब में उन्हीं कंपनीज को शामिल किया जाता है जिनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों से अब तक 65 यूनिकॉर्न्स उभरे हैं। स्टार्टअप पहले चरण में संचालित होने वाली एक ऐसी कंपनी को कहा जाता है जो किसी नए या यूनिक बिजनेस आइडिया के मुताबिक अपना प्रोडक्शन शुरू करती है या फिर अपने कस्टमर को कोई यूटिलिटी सर्विस उपलब्ध करवाती है। तो दोस्तों जब कोई स्टार्टअप $1 बिलियन का आंकड़ा पार करता है नेटवर्थ में, उसे अब यूनिकॉर्न क्लब में शामिल कर लिया जाता है। और इस साल 28 कंपनियां ऐसी हैं जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई हैं। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 क्लाइमेट वाटर से अपनी शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है? आपके ऑप्शन है, ए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी विश्व बैंक और डी वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों रिपोर्ट में दुनिया के क्लाइमेट के साथ ही पानी और जल प्रदूषण के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसे पानी से संबंधित खतरे बढ़ जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान के परिणाम स्वरूप वैश्विक और क्षेत्रीय वर्षा में परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों इससे वर्षा के पैटर्न के साथ साथ कृषि मौसम में भी बदलाव आएगा। नजर डालेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन मतलब WMO की तरफ, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। दोस्तों महासचिव वर्तमान में WMO के
पेटेरी तालास तथा अध्यक्ष गेरहार्ड एड्रियन हैं। दोस्तों याद रखें, WMO की स्थापना कब? तो 23 मार्च 1950, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, महासचिव पेटेरी तालास तथा अध्यक्ष गेरहार्ड एड्रियन हैं। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको कंटेंट यूजफुल लगा है, लेस टाइम कंज्यूमिंग लगा है, और अगर आपको यह लगता है कि इस वीडियो में एक एक सेकंड में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देकर कीमत चुकाई गई है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितना ज्यादा हो सके फैला दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। इसके अलावा अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो करें। और साथ ही अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।